नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेना न्यूज और हमारे इस खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और बात करते हैं आईपीएल के सीजन में आज होने वाले बड़े मुकाबले की। बड़े मुकाबले इसलिए कहा जाएगा इसे क्योंकि आज दो बड़ी और मजबूत टीमों के बीच मुकाबला है। दोनों टीमें अंक तालिका में अपनी पोजीशन सेट कर चुकी हैं। गुजरात वर्सेस हैदराबाद। गुजरात की टीम जहां पहली बार इस पूरे टूर्नामेंट का हिस्सेदार बनी है, लेकिन शानदार प्रदर्शन के बल पर अंक तालिका में ये टीम दूसरे नंबर पर फिलहाल काबिज है और तीसरे नंबर पर सबको चौंकाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी जगह सुनिश्चित की है। चौंकाया इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इस टीम को अवॉइड किया जा रहा था अन्य टीमों की ताकत की अपेक्षा, लेकिन केन विलियमसन की कप्तानी में जिस अंदाज में इस टीम ने अपने मुकाबले खेले हैं, शुरुआती दौर में पराजय का सामना करने के बाद में निश्चित तौर पर वो तारीफे काबिल है। गुजरात की टीम हार्दिक पांड्या के वर्जन 2.0 के बाद एक शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि दो मजबूत टीमें जब आज आपस में भिड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक बेहतरीन क्रिकेट की दावत होने वाली है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में? आखिर कौन सी टीम कहां भारी पड़ सकती है और किस टीम की कमजोरी कहां उसे किसी अप्रिय स्थिति यानी हार की तरफ ले जा सकती है, ये हमारे एक्सपर्ट से जाने तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारे साथ इस मुकाबले की माइक्रो लेवल की प्लानिंग बताने के लिए मौजूद है हमारे खास एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी संजय चौबे सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा लेकिन कल के मुकाबले की, क्योंकि कल जिस अंदाज में राजस्थान रॉयल्स ने जीत करते हुए एक बेहतरीन तरीके से बेंगलुरु को हराया, सर ये तो एक अलग ही मुकाबला हुआ क्योंकि जब 145 का टारगेट है और हम ये मानकर चल रहे थे कि एक मजबूत बल्लेबाजी क्रम के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कोई परेशानी नहीं आना है, लेकिन वहां पर पूरा मैच ही परेशानी भरा दिखाई दिया। नहीं, हमने कल भी बात करी थी कि आजकल टॉस जीतना जो है वो डबल एज सोड हो गया है। पहले कप्तान के लिए था कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था फ्रेश विकेट्स थे, बैटिंग विकेट्स थे, ड्यू था और ड्यू को देखते हुए इन सब चीज़ों को देखते हुए ये था कि ठीक है आप जो रन बनाएंगे हम आपको चेस कर लेंगे और पहले पहले नतीजे भी ऐसे हुए। अगर हम बाहर की बात करें, वानखेड़े पे हमने कल बात करी थी कि 9 मैचेस हुए, पहले 4 मैचेस जो थे जो बैटिंग सेकंड ने जीते और अगले लास्ट वाले जो 5 मैचेस लगातार हुए हैं वो 5 ही बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं कि आप पहले बैटिंग करिए, रन बनाइए और बाद में क्योंकि थोड़ा रफ हो जाती है विकेट और बॉल थोड़ा रुक कर आ रहा है, विकेट ज़्यादा यूज़ में आए हैं तो बैट्समैन के रन बनाना मुश्किल है। जहां हमें आईपीएल में 222 रन देखने की आदत पड़ चुकी है, वहां अगर 145 रन का टारगेट हो तो मुझे लगता है यार ये तो केक वॉक है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। हमने कल भी कहा था कि अगर अच्छी बैटिंग होगी और नॉर्मली अगर हम 66 यार्ड की स्ट्रिप की अगर बात करें तो लगभग इक्वल सबके लिए एक जैसी खेलती है। 5-10% का वेरिएशन आता है और जो खासतौर पे एमसीए ग्राउंड पुणे की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन विकेट है जिसपे ग्रास रहता है और डुअल पेस है कि कभी बॉल रुकती है और कभी बॉल जो है हार्ड लेंथ के ऊपर उठकर आती है। दोनों टीम में हमने देखा कि पहले जब राजस्थान रॉयल बैटिंग कर रहा था तो 33 रन के ऊपर 3 विकेट हो गए और सिमिलरली हमने देखा कि जब आरसीबी कर रहा था तो 37 रन पे उनके भी 3 मेन प्लेयर जो हैं आउट हो गए थे। तो अगर आपके 3 टॉप बैट्समैन जो हैं वो पहले ही अगर 33 रन 37 रन के योग के अंदर अंदर आउट हो जाएं तो आपके लिए बड़ा स्कोर चेस करना मुश्किल होगा। तारीफ करूंगा और हमने कल भी कहा था कि राजस्थान रॉयल की ये वाली जो टीम है इस सीजन की जो टीम है वो अपने आप में एक बहुत ही बैलेंस कॉम्बिनेशन में दिख रही है। 1-2 चेंजेस उनके लिए डेफिनेटली थे जहां पे जरूरत थी। कुलदीप सेन क्योंकि नेट प्रैक्टिस करते समय गिरने से, साइड स्टेन होने से पिछले 2 मैच नहीं खेल पाए थे, उनकी वापसी हुई और वापसी करने के बाद में उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग करी, 4 विकेट लिए, किसी भी कप्तान के लिए ये बहुत हार्टनिंग हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वेलकम हो सकता है कि एक प्लेयर यंगस्टर है जिसको लाए हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे कुलदीप सेन की लगी कि वो फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, 146.9 की स्पीड से आप बॉलिंग करें और कंसिस्टेंटली करें। हम उमरान मलिक की बात करते हैं तो वो रॉ स्पीड है, उनका कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं, पर अगर हम यहाँ कुलदीप सेन की बात करेंगे तो बहुत कंट्रोल के साथ में उसने बॉलिंग करी। और सबसे बड़ी बात, अगर कल भी हमने बात करी थी विराट कोहली की, विराट कोहली वैसे ही और थोड़े स्ट्रेस में तो लगी रहे हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं, एक लंबा लीन पैच हो गया है और अगर इस तरह का विकेट आपको मिलेगा कि हार्ड लेंथ के ऊपर जब बॉल उठकर आ रही है, हमने देखा कि उनके लिए फील्ड प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी संजू सैमसंग ने लगाई थी। पहला फ्लिक किया, फॉर्चुनेट रहे कि मिचेल के हाथ से वो, डैरल मिचेल के हिसाब से हाथ से वो कैच जो है वो छूट गया। हार्ड कैच था, लो कैच था
बट मैं तो एक फील्डिंग प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि इतना बड़ा प्लेयर कहाँ खेलेगा, और वो जो एक एक एबनॉर्मल पोजीशन था फील्डिंग का, आपको वहाँ पे फील्डर नॉर्मली दिखेगा नहीं कि लेग गली से थोड़ा अलग हटाकर आपने कि आपको पता है कि वो खेलते हैं तो थोड़ी सी बॉल एयरबॉर्न रहती है, हवा में रहती है, और वहाँ पे कैच पकड़ेंगे। पहला कैच छूटा, सेकंड वाले में वहीं पे उन्होंने एक सेम सिमिलर शॉट खेला, चौका मारा, एक चौका उन्होंने अंडर एज से मारा, और जिस डिलीवरी पे वो प्रसिद्ध कृष्णन की आउट हुए। एक शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ी सी हार्ड लेंथ का बॉल था, वो आगे था, एग्जैक्टली शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं कह सकते, उसको मारने की जब कोशिश करी तो एज लग के हेलमेट पे लगकर वो आउट हुए। तो वो दोनों बार ही, पहली बार भी वो हंस कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे जब वो कैच डैरल मिचेल ने छोड़ा था, और सेकेंड टाइम भी कि एक उसके बाद में अंडर एज लगा, जो विकेट और विकेट कीपर के बीच में से वो बॉल गया, थर्ड मैन के ऊपर जो चौका लगा, कहीं पे वो कन्विंसिंग शॉट नहीं था, और 9 रन के ऊपर जो है वो आउट होके चले गए। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत प्रेशर में है। और हमने बार बार बात करी कि आरसीबी की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही फ्रिजाइल टाइप है कि एक बैट्समैन खेलता है, दूसरा आउट हो जाता है, और जब आप 68 रन ऑल आउट होने की इनिंग खेल कर आए हों, और उसके बाद में जब आपको 144 रन का 45 रन का टारगेट मिला हो, और फिर आप चेज ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन जो आरसीबी के उनकी मनोस्थिति दर्शाता है। पर जितनी भी तारीफ करूंगा मैं राजस्थान रॉयल्स की, संजू सैमसन की, उनके थिंक टैंक की, उन्होंने जिस तरीके से, इवन कुलदीप सेन से बाद में जब पूछा गया कि आपने जेस हॉजलवुड और सिराज से बॉलिंग करते क्या सीखा, तो बोला हमने देखा जब वो बॉलिंग कर रहे थे उनकी बॉल रुक कर आ रही थी, और हार्ड लेंथ के ऊपर खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इवन रेयान पराग की तारीफ करें तो वो विकेट जिसके ऊपर कोई मार नहीं पा रहा था, उन्होंने आके 51 रन किए 31 बॉल के ऊपर। उन्होंने बाद में कहा कि मैं मेरी फ्रेंचाइजी का बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे उन्होंने 3 साल हो गए रिटेन करते हुए, मुझे कभी मौका नहीं मिला, आज मुझे मौका मिला तो मैंने उनको कर दिया। और वाकई में फिनोमिनल हिटिंग थी। वो विकेट जहाँ पे कोई बैट्समैन नहीं चल पा रहा, कोई रन नहीं बना पा रहा, जो शॉट नहीं मार पा रहा, उसने आकर लगभग एक उस तरह का स्कोर बना दिया। ऑल्दो संजू सैमसन ने भी कहा कि हम 10-15 रन शॉट थे, पर फिर भी इस तरह की विकेट 145 जो बहुत ही कॉम्पिटेटिव और डिफेंडेबल टारगेट था। और सारे बॉलरों ने, जो बॉलर आया उन्होंने सबने, चाहल पहली बार इस आईपीएल टूर्नामेंट में विकेट लेस गए, बट प्रेशर बना के उन्होंने बॉलिंग करी, रन नहीं दिए। ऑल्दो एक प्राइज विकेट लिया दिनेश कार्तिक का, कि जो एक कल्प्रिट हो जाते वो कि दिनेश कार्तिक एक रन आउट होते होते बच गए थे लगभग, कि उनसे हाथ से बॉल छूटी, और फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड से जिस तरीके से उन्होंने नीचे से स्टंप को लगा दिया और बॉल गिर गई, तो बाहर होने के कारण से एक इन्फॉर्म प्लेयर जो था, हमने कल भी बात करी थी कि दिनेश कार्तिक किस तरह से रिफॉर्म लग रहे हैं, जो आरसीबी की तरफ से हर बार एक अच्छा स्कोर कर रहे थे, उनके आउट होने के बाद में तो लगभग यही था, फॉर्मेलिटी थी, हासारंगा बचा था, और बाकी आपके बॉलर्स हैं वो कुछ कर पाएंगे। पर कहीं ना कहीं ऑल्दो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो आरसीबी ने कोई बहुत खराब नहीं खेला है। अगर हम 2 मैचेस बैक टू बैक देखें, 68 पे आउट होना और कल 145 ना चेज कर पाना, और टॉप ऑफ इट उनके जो मेन बैट्समैन है वो कंसिस्टेंटली ना बैटिंग कर पाना, उनकी मेन हार का कारण रहा है। बट संजू सैमसन जो है उसकी भी हम तारीफ करेंगे कि 8 में से 7 टॉस वो जीते हारे, और 8 हारने के बाद में वो आज टॉप ऑफ द टेबल है। तो वो एक टीम कर सकती है जो बिल्कुल एक बैलेंस कॉम्बिनेशन हो, जिसके पास में अच्छे बैट्समैन हो, अच्छे बॉलर हो, अच्छे फील्डर हो, है ना। आप टॉस जीतना एक बहुत बड़ा एडवांटेज माना जा रहा है, और शुरू के तो 4-5 मैचेस में बिल्कुल बूंद था कि आपने टॉस जीता और आपने लगभग वो मैच का नतीजा ही आपके फेवर में। उन परिस्थितियों में भी उस टीम ने अच्छा खेलते हुए दिखाया, और ये दिखाता है कि आपकी टीम का किस तरह का टैलेंट आपके पास है, आप किस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, कि टॉस आपके अगेंस्ट है तो भी आप जीते। राजस्थान रॉयल बहुत ही फिनोमिनल क्रिकेट खेल रहा है। संजय सर, क्या कहेंगे, आरसीबी के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इससे पहले वाले मुकाबले में 68 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, और कल रन चेस करते हुए 145 तक तो पहुंचना दूर की बात है, 120 तक भी नहीं पहुंच पाए। 115 रन ये टीम 20 ओवर में बना पाई। ये कितना चिंता का विषय है, और ख़ास तौर पर ऐसी टीम के लिए जहां पर स्टार्स खिलाड़ियों की, स्टार बल्लेबाजों की अच्छी खासी भरमार है। देखिए, हम पहले भी शो में ये बात कर चुके हैं, कितना ही बड़ा स्टार हो, जब खराब टाइम आता है ना क्रिकेट में, तो वो कितना ही बड़ा स्टार हो, उसको स्ट्रगल से गुजरना ही पड़ता है। अब वो कैसे उनका स्ट्रगल ख़त्म होगा वो तो विराट कोहली अच्छे से जानते हैं। पर जो कल मैच हुआ उसके बारे में हालांकि सर ने बहुत सारा विस्तार से बता दिया है, पर मैं बताऊंगा कि जो विकेट था कल 144 रन जो बने हैं, मेरे ख्याल में अगर उसमें 10-15 रन जो संजू सैमसन बोल रहे थे बाद में कि कम बने, उन्हीं के कारण बने, क्योंकि वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जिस बॉल पे वो छक्के मार रहे थे उस पर वो आउट भी हुए।
कि वो सीधा बॉल को रिवर्स स्वीप मारने गए और वो उस पर आउट हो गए। तो जो 15 रन जब कम सीधे में रन आ रहे हैं तो जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं थी, तो वो 15 रन इसीलिए कम बने। एक बात। दूसरी बात, कल विकेट पूरा जिसको कहते हैं ना कि वो हम जिसको बोलते हैं टू पेस वाला विकेट था, और इसके कारण बहुत परेशानी उनको हो रही थी। कुलदीप सेन ने जो बॉल डाली है, मतलब शॉर्ट ऑफ लेन बॉल डाली है उन्होंने, अभी उन्होंने जो उनको हेल्प कर रहा था उस विकेट पे बॉल डाली है उन्होंने। हालांकि उसके पहले वाले मैच में आपने देखा होगा वो पिटे भी थे, पर अभी उनको थोड़ा सीखना पड़ेगा मेरे हिसाब से कि बॉल का जो टप्पा है या जो गोल्डन स्पॉट है, किस बॉलर को डेथ ओवर में कैसे बॉल डालना है। कल तो वो शॉर्ट डाल रहे थे, जब मैक्सवेल 1-2 ओवर में 2 बॉल पर उन्होंने 2 विकेट लिए, पहले फाफ को आउट किया, इसके बाद फिर उन्होंने मैक्सवेल को आउट किया। एक तरह से वो मैच वहीं से पलट ही गया, पूरा खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो अभी उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और जहाँ तक आप आरसीबी की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा डिपेंड 3 लोगों पे है, फाफ डु प्लेसिस, मैक्सवेल और विराट कोहली। अब ये तीनों नहीं चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कल रजत पाटीदार को मौका मिला, मुझे ऐसा लग रहा था कि कल स्कोर इतना बड़ा नहीं है, और अगर वो रन बनाते, खड़े भी रहते, अगर वो मान लो 30-35 रन भी बनाते और उसके अंदर अगर वो 50-55 बॉल भी खेल लेते, तो शायद उनकी टीम के लिए फायदेमंद हो जाता। एक वो, दूसरा दिनेश कार्तिक का रनआउट। दिनेश कार्तिक जब रनआउट हुए, दिनेश कार्तिक ऐसे बैट्समैन थे कि अगर वो खड़े रहते तो यह शायद मैच का रिजल्ट और दूसरा हो जाता, क्योंकि रियान पराग खड़े रहे, हालांकि उनका कैच छोड़ा, इसके बाद भी खड़े रहे वो, और आखिरी ओवर तक गए तो 144 रन बने। तो कल जिस हिसाब से राजस्थान रॉयल बैटिंग करी थी, ऐसा लग रहा था 115-120 रन बनाएगी। तो ये 2 रीज़न है मेन कारण कि वो अभी स्टे करना है। जैसे केएल राहुल ने स्टे करके 100 बनाया, तो आपको एक प्लेयर को एक लंबी इनिंग खेलना ही पड़ेगी। 20 ओवर के मैच में अगर आप खड़े नहीं रहेंगे, आप सोचेंगे कि मैं जाके 10 बॉल में 40-50 रन बना के आ जाऊं या 25-30 रन बना के आ जाऊं, तो वो हर मैच में तो नहीं हो सकता है। और जैसा आपको मालूम है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, अब विकेट चेंजेस आएंगे। जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जा रहा है, विकेट में चेंजेस आते जा रहा है। अब आपको 220 और 225 रन वाले विकेट नहीं मिलेंगे अब आपको। तो वो एक रीज़न है कि अब पहला आप जब थे, जब पाटा विकेट था, तो आप पाँव रखा, मारा, ऑन द राइज मारा, बॉल 4 और 6 की चला जाती, मिस टाइम में भी छक्का हो रहा था। परीक्षा कड़ी होती जाएगी। हाँ, अब तो डेफिनेटली अब बॉल स्पिन भी ले रहा है, बॉल थोड़ा सा स्विंग भी हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो अब जो विकेट है, विकेट अब अपना चरित्र जिसको बोलते हैं, गर्मी के कारण दिखाने लग गया है। और मुझे लगता है कि अब जो 220, 200, 180, 90 रन वाले, वो मैच थोड़े से आपको कम देखने को मिलेगा। तो विकेट अपना चरित्र दिखाने लगा है, लेकिन कुछ ऐसे भी चरित्र हमें देखने को मिल रहे हैं जिसे क्रिकेट की दुनिया में पसंद तो नहीं किया जाएगा। कल सर हमने देखा कि हर्षल पटेल और रियान पराग के बीच में जिस तरीके से कहा सुनी हुई, और ये पूरा मूवमेंट इतना ज़्यादा गर्मा गर्मी के बीच में आ गया, तो इस सिचुएशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आखिरी ओवर था और उस ओवर में 18 रन रियान पराग ने मारे थे, और उसी के बाद हर्षल पटेल कहीं ना कहीं भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, और 2 जो भारत के टीम का भविष्य कह सकते हैं हम दोनों खिलाड़ियों को, उनको बीच में जो हमने तकरार देखी, कम से कम इस तरह के दृश्य क्रिकेट की दुनिया में सर नहीं देखने को मिले तो बेहतर नहीं होनी चाहिए। ये सब क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, इनको छोटे छोटे बच्चे जो क्रिकेट में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं वो देखते हैं, और इस तरह की चीजें अगर वो देखते हैं तो उनका दिमाग भी पॉल्यूट होता है, और कहीं ना कहीं वो भी अपने करियर में ऐसी चीजें करनी की सोच सकते हैं, क्योंकि जो हम टीवी पे देखते हैं वो हमारे जहन में बहुत देर तक रहता है। परंतु फिर भी देखिए, ये गेम है, और गेम में भी उस समय जब आपकी टीम अच्छा ना कर पा रही हो, आप पहले 68 रन के ऊपर आउट हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह से मैच हारते हैं, और अगले वाला मैच जो है आप लगभग ऐसा सोचते हैं कि जो इसी ग्राउंड के ऊपर 190 रन किए थे राजस्थान रॉयल ने, और अगर हम उनको 115 रन 120 रन पे रोक लेते हैं और मैच जीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर होता है। उस प्रेशर में रियान पराग ने जितनी अच्छी इनिंग खेली, तो कहीं ना कहीं, और सेकेंडली जब आप आईपीएल के लास्ट सीजन के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हो, तो कहीं ना कहीं आपको गुमान होता है, आपका गरूर होता है आप में कि मैं तो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ और मुझे कोई मार नहीं सकता है, मार नहीं पाएगा। और वो भी ऐसी डिफिकल्ट विकेट के ऊपर मारना, 18 रन बनाना, और जैसे संजय ने कहा कि 115-120 में जो टीम सिमटने वाली थी वो 144-45 बनाती है, तो ये 25-30 रन जो है बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और वही कल 26 रन से वो लोग आरसीबी ये मैच जीता है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि शेन वॉर्न ने राजस्थान रॉयल की टीम की जब एज ए कोच, एज ए टीम कैप्टन रादर जब शुरुआत करी थी, अगर आज वो होते तो शायद इस टीम को देखकर बहुत खुश होते कि मेरी टीम इस तरह की, मैं सोचता था कि मेरी टीम होनी चाहिए, और उनके नेतृत्व में उन्होंने एक बार आईपीएल भी जीता, और डेफिनेटली वो बहुत खुश होते कि कैसी कंडीशन में कम रन बनाकर भी अगर आप जीत सकते हैं, और जब आपको कंडीशन अच्छी मिलती है। तो हाईएस्ट स्कोर भी 222 रन राजस्थान रॉयल ने बनाया, 215 भी उन्होंने बनाया, 210 बनाकर भी चेस किया। तो ये इस तरह की अगर कोई टीम करिश्माई काम कर रही है और वो भी टॉस हारने के बाद में, तो कहीं ना कहीं
जो इंसेप्शन जो टीम उन्होंने बनाई थी, जिसको आगे लेकर आए थे, मुझे लगता है उसको प्राउड फील करते, और जहां भी होंगे वो प्राउड फील कर रहे होंगे कि ये मेरी टीम है और मेरी टीम अच्छा कर और रही है। उनको स्लेजिंग भी अच्छी लग रही होगी कल जो हुआ होगा। उसी बारे में आपसे बोल रहा था कि ये हिट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। हाँ। ये भी क्रिकेट का एक पार्ट है, इसको मतलब बहुत अलग तरीके से नहीं लेना चाहिए। ये होता ही है। अगर एक बॉलर को अगर 18 रन एक ओवर में पड़ेंगे तो कुछ तो बोलेगा, या तो पहले बोला होगा या फिर बाद में बोलेगा। तो वो या तो बैट्समैन ने, अगर आपने पहले बोला, कभी कोई आपके साथ मैदान पे इस तरह की सिचुएशन? कई बार होता है, कई बार होता है। मतलब आप ऐसा reply नहीं, देते हैं फिर बिल्कुल वो? बिल्कुल, वो तो होता ही है। आप जब ग्राउंड में रहते हैं तो आप मान के चलना कि जब आप ग्राउंड में रहेंगे तो आप ये देखते नहीं कि कौन है, फिर आपको वो दिखता है यार कि यार मुझे, अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मुझे रन बनाना है, और बॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरी बॉल पे रन नहीं बनाना चाहिए। तो ये हिट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जैसा सर ने बोला, क्रिकेट के लिए थोड़ा सा जो आने वाले बच्चे देखते हैं तो फिर वो भी इस तरह का रिएक्ट करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। पर आप देखना कि जैसे कोहली को आप देखना, जब विकेट गिरता है, कल हम देख रहे थे, तो जिस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं, किसी को बोलते नहीं है पर वो बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये क्रिकेट का पार्ट है। अगर आप हर बिना चीज़ पे, बोली वाली भाषा फिर भी ठीक लगती बट है अगर सर, आप लेकिन हर चीज पे अगर आप बैन लगाएंगे ना, हर चीज को, तो वो फिर बहुत क्रिकेट मतलब ऐसा नहीं, हो जाएगा इंसान कि है, बिल्कुल मशीन नहीं है, हाँ, सबसे बड़ी आप बात है। देखा मतलब भी जैसे अभी इंसान मैं है, देख रहा हूँ इतने भावनाओं सारे में। रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं कि अब पहले क्या होता था, हिट मारा, बॉल ऊपर गया हवा में, बैट्समैन क्रॉस होता था, अब वो चेंज हो गया नियम। नहीं, नए बैट्समैन आके खेलेगा। तो बहुत सारे नियम तो ऐसे हो गए हैं कि समझ में नहीं आता कि क्यों बनाए। अब जो क्रिकेट का एक जिसको कहते हैं कि माहौल है, अगर वही खत्म हो जाएगा, वो देखने का चार्म खत्म हो जाएगा। फिर कि हर चीज़ मतलब आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, तो अगर फिर वो क्रिकेट का मजा खत्म हो जाएगा। पहले भी तो होता ही था ना। संजय, मैं बोलूंगा कम से कम कुछ तो बॉलर्स के फेवर में लाए। Yes, कि हाँ, देखिए बिल्कुल। ये क्या होता है कि नॉर्मली ये क्या किया गया कि जैसे मान लीजिए डेथ ओवर्स हैं, डेथ ओवर्स में एक सेट बैट्समैन है, सेट बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पे था और वो क्रॉस करके स्ट्राइकिंग एंड पे आ जाता है, तो उस समय वो रन अपनी टीम के लिए अच्छा बना सकता है। तो और जब एक नया बैट्समैन क्रॉस कर कर आएगा, जबकि अगर वो क्रॉस भेजा तो भी आपको बैटिंग एंड के ऊपर आकर ही ज्वाइन करना है, आप ही को बॉल को फेस करना है, तो नया बैट्समैन आएगा तो आते से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं करेगा। ऑल्दो अभी तेवतिया जैसे बल्लेबाज हमारे सामने है कि वो 3 बॉल खेलते हैं और 2 में 2 छक्के मार देते हैं, पर वो एक्सेप्शंस है। ऐसा नहीं कि हर बैट्समैन जो इसी तरह का है, इसी कैलिबर का है कि वो आएगा और आते से ही एरियल शॉट खेल के आपको सिक्सेस मार के दे देगा। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि शायद कहीं बॉलर्स का इतना बुरी तरह से पिटाई को देखते हुए, इतनी बुरी दशा देखते हुए कि आप एक ओवर में 30 रन खा रहे हैं, 32 रन खा रहे हैं, 28 रन खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चलिए थोड़ा सा आपको रे ऑफ होप है, थोड़ी सी रिस्पाइट है कि जितनी मार आपको पड़ रही, नया बल्लेबाज आएगा तो 1-2 बॉल वेस्ट करेगा, आपका रिकॉर्ड इतना खराब हो रहा नहीं, पर सर मेरा ये कहना है कि फिर आप 55 मीटर की बाउंड्री ना बनाए, हाँ, वो फिर आप उसको 70 मीटर की कर दो, 75 मीटर की कर दो ना। नहीं, but अगर ज्यादा उसमें छक्के नहीं, एक्चुअली क्या है, आप अगर ये सब चीजें, ये जो माहौल बनाती है ना क्रिकेट का, आप देखना, आप कभी हीट ऑफ द मोमेंट ग्राउंड में ऐसा कुछ होता है तो जो एक टीम नहीं, दोनों टीम है, आप देखना, और दोनों टीम एकदम खड़ी कड़क हो जाती है। यार हमारे साथ ऐसा हुआ, हम बताते हैं। नहीं, संजय उसमें और अगर वो माहौल अगर आप बिल्कुल वो कर देंगे ना सर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चौके छक्के लगना है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप देखिए बाउंड्री इतनी छोटी है। ठीक बात। अगर आप बाउंड्री बड़ी करेंगे, आपको बॉलर को अगर चांस देना तो बाउंड्री ये बड़ी करो ना। ऑस्ट्रेलिया में हम तो तो ये आधी एंड से है। हैं। हाँ, हम एमसी ऑस्ट्रेलिया, ग्राउंड की न्यूजीलैंड। बात करेंगे जिस पे कल मैच हो रहा था, तो एक एंड जो था वो 73, 74, 75 मीटर था, दूसरी तरफ जो था वो 60, 64, 65 के आसपास था, तो 65 मीटर की बाउंड्री। और बट देखिए, पर मैं एक चीज समझता हूँ, आप भी समझते हैं, हम सब लोग भी समझते हैं कि ये फटाफट क्रिकेट जो है, उसमें जो दर्शक आते हैं वो रन ही कहीं देखना ना कहीं चौके छक्के देखना चाहते हैं, उसको और लुक्रेटिव बनाना, उसको और अट्रैक्टिव बनाना, और इस गेम को और पॉपुलर करना, और लोगों को दिखाने के हिसाब से बाउंड्रीज जो और शॉट की जा रही हैं, ताकि आपके रन ज्यादा बनना चाहिए। चौके छक्के जो हैं, आपको आतिशबाजी वाले शॉट्स दिखेंगे, रन बनते दिखेंगे, चेयर गर्ल्स होती हैं, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, जिस टीम को आप बैकअप करते हैं, आप डांस करते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं, और वो जो 3 साढ़े 3 घंटे का, 4 घंटे का एक पैकेज बनाया है 2020 का, उसको और ज्यादा पॉपुलर अट्रैक्टिव करने के लिए ग्राउंड जो है छोटी करते जा रहे हैं, जो कि बॉलर्स के लिए तो बिल्कुल भी ठीक है। सर एक काल्पनिक सवाल है मेरा, आप दोनों से है, आपसे शुरू करना चाहता हूं। इसे मैंने पहले ही बोल दिया, काल्पनिक सवाल है। जब हम देख रहे हैं कि पिछले 15 साल में ट्रेंड बदला, कई नियम हमने क्रिकेट के बदलते हुए देखे हैं और बड़े बड़े नियम बदलते हुए देखे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि रनआउट को किसी खिलाड़ी के विकेट के खाते में क्यों नहीं काउंट किया जाता? क्या आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इसे भी किसी विकेट के रिकॉर्ड में आना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी का जो
फील्डिंग का रिकॉर्ड है वो भी सुरक्षित रहे, और वो भी क्षेत्र रक्षण, क्योंकि आज महत्वपूर्ण एक पहलू माना जाता है क्रिकेट का, वो उसमें ऐड होगा तो किसी खिलाड़ी के पर्सनैलिटी के लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए और आंकड़ों के लिए रनआउट का जिक्र भी महत्वपूर्ण मायने रखेगा। संजय, जहां तक मैं समझता हूं, मुझे लगता नहीं कि उस विकेट को, रनआउट की विकेट को किसी बॉलर में कभी अटैच करेंगे बॉलर या फिर जिसने थ्रो किया। हाँ, फील्डर में तो देखिए जब भी स्कोर कार्ड आता है तो रनआउट में फील्डर का नाम जरूर आता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके क्रेडेंशियल्स में नहीं जाता। हाँ, ये जरूर आता सवाल है कि उसे गिनती में नहीं लिया जाता रिकॉर्ड में। अगर आप किसी भी बैट्समैन की अगर पूरा उठाकर देखेंगे, या जो सिर्फ बैट्समैन है, तो उसमें आपको डेफिनेटली आएगा कि उन्होंने कितनी इनिंग खेली, कितनी रन बनाए, या टोटल कैचेस कितने लिए। अगर आप कीपर भी देखेंगे तो कीपर्स के रिकॉर्ड में भी आता है कि उन्होंने 100 कैचेस लिए, 150 कैचेस लिए, 200 लिए, है ना। रनआउट और कैचेस में रनआउट का ऑब्वियसली जो है एक ऐसा शुरू से रहा है, क्योंकि उसको असिस्ट करने वाले बहुत से लोग हैं, सिंगल एंटिटी। बदलाव के बीच इसके बारे में भी कुछ विचार होना चाहिए जिससे कि रनआउट भी मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए जितना और आप कॉम्प्लेक्स करेंगे उसको, उतना देखिए जो डेटाबेस मैनेज करना है उस डेटाबेस में एक और, क्योंकि देखिए जब रनआउट में बहुत रेयर ऐसा होता है कि डायरेक्ट थ्रो से रनआउट हो रहा है। आपने फील्डिंग करी, कीपर ने बॉल ली या बॉलर ने बॉल ली, तो उन दोनों का नाम है, तो उसको आप कैसे करेंगे कि इनमें से किस बंदे को दिया जाना चाहिए। लेकिन सर विकेट में अगर इंडिविजुअल जैसे और बॉल, बॉलर के खाते में विकेट जाता है, कैच जिसने लिया उसके आंकड़े में जाता है। हाँ, बट थ्रो करने वाले के लिए कुछ नहीं, वो देखिए कैचेस आपका डेफिनेटली आता है, बट जो रन आउट का आज तक शुरू से ये रखा गया, वो ये रखा गया कि आप कितने लोगों को उसका श्रेय देंगे और बांटेंगे कैसे। एक मैच में अगर एक ही कैच किसी ने एक ही रन आउट किया तो क्या आप उसको आधा गिनेंगे क्या? तो शायद इन कारण से कि उसको ना कॉम्प्लेक्स किया जाए, अभी तक उसको किसी के खाते में नहीं दिया जाता। हाँ, स्कोर कार्ड में डेफिनेटली लिखा जाता है कि रन आउट जिस भी बॉलर ने, जिस भी फील्डर के थ्रू से हुआ हो, उससे माना जाता है कि रन आउट बाई है। सर क्या कहें? जैसा सर ने बोला बिल्कुल सही बात बोला, और उसका मैं बड़ा एग्जांपल आपको कल के देता हूँ। कल जैसे ही चहल ने, कृष्णा ने बॉल फेंका और उसने पकड़ा, बॉल हाथ से छूटा, इसके बाद ढूंढ ढांड के उन्होंने लगा दिया, लग गया। वो किसके अकाउंट में जाएगा कुछ नहीं मालूम है। ये सर मेरा बस ये अकाउंट में नहीं, ये नहीं होगा। आप देखिए जो विकेट की बात कर रहे हैं ना, उसमें बॉलर का बहुत बड़ा श्रेय होता है। बॉलर आता है, वो बॉल डालता है, उसको मालूम मुझे इस बैट्समैन को कहाँ खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब खिलाना है। बाउंसर मारा तो उसको मालूम है। जैसे कल विराट कोहली बाउंसर पे आउट हुए तो उनको लग रहा था कि यार या तो ये अगर अंदर का बॉल ऐसा खेलते हैं, स्क्वायर लेग पे कैच आ सकता है, इसलिए बाउंसर ट्राई किया कि हुक मारने जाएंगे तो शायद खड़ी हो सकती है, तो हुक मारा, तो उसमें बॉलर का बहुत बड़ा श्रेय होता है, इसलिए उसके अकाउंट में जाता है। ऐसा नहीं, और जो कैच वाला जो इसने पकड़ा है उसके भी अकाउंट में जाता है। जो रियान पराग को कल मैन ऑफ द मैच मिला, उन्होंने 4 कैच पकड़े और 50 रन बनाए, इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच मिला। तो दोनों का श्रेय जाता है। पर रनआउट एक्चुअली में क्या, अभी जैसे 2020 आया, थोड़ा सा रनआउट आपको ज्यादा दिख रहे हैं, अदरवाइज पहले वनडे और टेस्ट मैच में बहुत कम रनआउट। लेकिन सर ये अब धीरे-धीरे रनआउट बढ़ रहे हैं, तो देखिए अगर आप बोल रहे हैं ये एक बहुत काल्पनिक सवाल है, तो हो सकता है आईसीसी के दिमाग में और कुछ करे वो, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा गलत तो नहीं था। गलत सवाल बिल्कुल नहीं है आपका, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो बहुत ज्यादा हो गया ना कि सर इसका ऐसा और उसका ऐसा, तो मालूम पड़ा आदमी क्रिकेट ही भूल जाएगा। किताब खिचड़ी होना चाहिए, किताब निकाल के देखे कि ये क्या हो गया यार। और हर मैच में ऋषभ पंत जैसे कप्तान जो बहुत मुश्किल आएगा। जैसे उन्होंने कहा साहब अब कमर के ऊपर का 9 बॉल है, अब वो 2 इंच नेकेड आई से कोई भी एम्पायर 30 यार्ड पर खड़ा हुआ कि 2 इंच बॉल ऊपर था, 2 इंच कैसे देखेगा? उसको मालूम थोड़ी टेप लेके थोड़ी खड़ा है कि नापेगा कि सब 2 इंच ऊपर था, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहने दी जाए, उसकी खूबसूरती उसी में। आप देखिए पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। चेंजेस जो आते हैं वो आते रहते हैं। पहले बैट इतने अच्छे नहीं थे, पहले हेलमेट नहीं थे, बहुत सारी सुविधाएं, पहले विकेट भी कवर्ड नहीं होते थे। भाई अगर पानी गिर गया तो फिर आप सूख जाएगा, इसके बाद खेलोगे आप, तो बहुत सारी चीज़ें थी। पर अब धीरे धीरे सुविधाएं आ गई हैं। वो सारा पहले इतना अच्छा प्रसारण भी नहीं होता था। जैसे आज मैचेस में हर तरह से 40-40, 50-50 कैमरे लगे हैं, आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं कौन सा है, कैसा है, क्या है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हम उन चेंजेस के साथ में जा रहे हैं, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर क्रिकेट में बदलाव बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, फिर उसका स्वरूप बिगड़ेगा धीरे धीरे। अभी आप पहले टेस्ट मैच खेलते थे, फिर 50 ओवर पे आए, अब आप 20 ओवर पे आ गए, T10 चालू हो गया है, T10 चालू हो गया है। तो मुझे लगता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा छोटा करते जाएंगे तो उसमें ही मज़ा नहीं आएगा। फिर 11 से खिलाड़ी भी कम होना शुरू। क्या होता है कि जो आम आदमी है उसको तो मज़ा आता है, पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो मज़ा अभी 4 दिन के क्रिकेट देखने में ही आता है। नहीं, जो ट्रू अगर क्रिकेट को अगर अच्छा क्रिकेट देखना है कि आपको आउट स्विंग, इन स्विंग, बैटिंग कैसी है, एक उसका बैट्समैन का जो उसका पेशेंस लेवल है वो कैसा है, कि वो किस तरह से खेलता है, उसमें कितना क्लास है, उसमें क्या है, तो वो आपको 4 दिन में 5 दिन में दिखेगा। ये तो वो फटाफट क्रिकेट है, आदमी जितना फटाफट ये उतनी जल्दी फटाफट भूल भी जाता है। और इसी बीच फटाफट क्रिकेट की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि फटाफट से एक मैच शुरू होने वाला है, और यह मैच नंबर 2 और नंबर
3 टीम के बीच में है, क्योंकि गुजरात का मुकाबला होने वाला है। गुजरात की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने शानदार प्रदर्शन के दम पर एक अलग ही मुकाम पॉइंट्स टेबल पर हासिल कर लिया। सर, गेंदबाजों के बीच भी हम अच्छा मुकाबला देखेंगे आज। इधर उमरान मलिक हैं तो इधर लॉकी फर्ग्यूसन भी हैं। देखिए, दोनों टीम में अगर हम देखेंगे तो अगर हम बॉलिंग की बात करें तो लगभग मुझे एक जैसी दिखती है। 4 अच्छे बॉलर। जहां हम सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे तो वहां पे उमरान मलिक हैं जो 150 से ऊपर डालते हैं। हम जीटी की बात करेंगे तो लॉकी फर्ग्यूसन हैं जो 150 से ऊपर डालते हैं। 153 पॉइंट कुछ। अभी तक फास्टेस्ट डिलीवरी जो इस टूर्नामेंट की है वो लॉकी फर्ग्यूसन का नाम है। सेकंड नंबर के ऊपर जो 3-4 डिलीवरीज और आगे करी हैं वो सारी जो है उमरान अकमल के नाम से हैं। तो एक पेस अटैक वैसा है। और अगर हम स्पिनर्स की बात करेंगे तो राशिद खान आज अपनी ही पुरानी फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट खेलेंगे। ऑल्दो पिछले मैच में जब हुआ था तो एक ही मैच अगर जो गुजरात टाइटन हारी है वो सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट हारी है। अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच जीता हारा है और वो इन्हीं के अगेंस्ट हारा था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी होगा। बट अगर हम ओवरऑल आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों टीम बहुत बैलेंस है। गिवन डे के ऊपर कोई एक आध ऑफ होता है। हाँ, अगर हम सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो लास्ट वाले सारे ही मैच 2 मैच के बाद में लगातार 5 मैच जीत कर आए हैं वो। और उनका जो एक चेजिंग टीम कहना चाहिए, मैं ऐसा कहूँगा कि केन विलियमसन खुद जो हैं वो एक बहुत अच्छे प्लानर हैं, अच्छा प्लान करते हैं, ब्लेस्ड हैं। टीना ट्राइजन जैसा बॉलर है उनके पास में कि जो डेथ ओवर में रन नहीं दे रहा है। उमरान अकमल हैं वो इतनी स्पीड पे बॉल डाल रहे हैं। और भुवनेश्वर है जो बॉल को स्विंग करता है। तो आपके पास में और जो आपकी टीम है वो एक अच्छा खेल रही है। एक पिछले सीजन में जहां आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे और इस बार आप ऑलरेडी 3rd नंबर के ऊपर हैं। तो पॉइंट्स टेबल में 2nd नंबर की टीम और 3rd नंबर की टीम के बीच में आज मैच है। और दोनों ही टीमें जो हैं, मैं तो बोलूँगा कि अगर आप इकोनॉमी रेट उनकी लोगे तो सनराइजर हैदराबाद को थोड़ा सहज है कि वो 1 नंबर के ऊपर उनकी इकोनॉमी रेट है पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। 2 नंबर के ऊपर जो है वो गुजरात टाइटंस की और 3 नंबर के ऊपर लखनऊ सुपर जायंट्स की है। तो ये तीनों ही बेस्ट बॉलिंग लाइंस हैं इस वक्त जो है। ऑल्दो राजस्थान रॉयल की बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है, परंतु क्योंकि जब हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर इस तरह से हम देखेंगे कि सबसे कम रन किसने कंसीड किए तो वो सनराइजर हैदराबाद है, उसके बाद में जो किए वो गुजरात टाइटन ने किए और उसके बाद में लखनऊ सुपर जायंट्स ने किए। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज दोनों बल्लेबाजियों में से जो भी बल्लेबाजी अच्छी परफॉर्म करेगी वही टीम एक का उसी इस मैच का निर्णय उसी टीम के फेवर में होगा। बॉलिंग जैम पैक है दोनों तरफ। राशिद जो हैं पिछली बार विकेटलेस रहे थे, उन्होंने रन नहीं बनाया था, कोई बॉल वो विकेट नहीं लिए थे अपनी फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट, वो भी आज चाहेंगे। परंतु एक स्टैट जो है जो मुझे लगता है कि वानखेड़े का है वो सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट है कि 7 मैचेस में से उन्होंने सिर्फ 1 मैच यहाँ पे जीता है। और हमने पिछली बार भी देखा कि स्टिकी विकेट है, इसके ऊपर स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। तो राशिद को आज जो पिछले मैच में नहीं कर पाए वो करने का फिर से मौका मिलेगा कि अपनी फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट खेलना है। उनमें बहुत सारे पुराने प्लेयर हैं जो उनके साथ खेले हुए हैं, कुछ नए भी आए हैं। आईपीएल में ओवरऑल लगभग वही प्लेयर हैं, किसी न किसी के अगेंस्ट आप किसी न किसी टीम से खेलते ही हैं। कुछ नए अक्सर आते हैं, वो एक अलग बात छोड़ दीजिएगा। तो ये सारे प्लेयर इतने सीजनड हैं कि उनको मालूम है किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। उनको खुद नाम ही पता हो तो जो पीछे उनकी थिंक टैंक बैठा हुआ है वो कंप्यूटर के ऊपर एक एक चीज़ निकाल के आपको दे देती है कि ये इसकी स्ट्रेंथ है और ये इसकी वीकनेस है। तो बैटिंग आज देखनी होगी कौन सी टीम बेटर बैटिंग करती है। और अगर हम पुराना रिकॉर्ड अभी तक सारा उठा के देखें तो गुजरात टाइटन्स में 2 बल्लेबाज जो है मेजर कर रहे थे। एक हार्दिक पांड्या हैं जो बैट के साथ भी बॉल के साथ भी अच्छा कर रहे हैं और एक शुभमन गिल हैं। अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल ने पहली 2 इनिंग अच्छी खेली, उसके बाद में थोड़े से सबड्यूड रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या उनकी तरफ देख रहे होंगे कि वो मेरे लिए कुछ ना कुछ आज स्पेशल करे ताकि जो पिछला मैच उन्होंने हारा था इस बार वो मैच जीत जाए। सर, एक कैप्टन प्लानर केन विलियमसन और एक कैप्टन बिजी, क्योंकि हम देखें कि पूरे समय बिजी दिखाई देते हैं हार्दिक पांड्या। गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो या फिर बल्लेबाजी हो, अपने आप को पूरे समय मैदान पर बिजी रखते हैं वो। क्या कहना चाहेंगे इस दोनों कप्तानों को लेकर? और आपकी चॉइस की यदि बात की जाए तो किस कैप्टन को कितने मार्क देना चाहेंगे आप? नहीं, मेरी चॉइस अगर पूछोगे तो मैं केन विलियमसन को हार्दिक पांड्या से ऊपर रखूंगा कैप्टनसी में, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के टेस्ट टीम के कप्तान है। जो टेस्ट टीम में कप्तानी करता है उसकी बात अलग होती है और वो उसमें 5 दिन दिमाग चलाना पड़ता है।
ये बहुत फटाफट वाला, जैसे आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, जो टेस्ट मैच खेलते हैं ना उसकी बात अलग होती है। तो ये फटाफट वाला क्रिकेट है, इसमें आपको 20 ओवर के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप सोचते हो तो आप सोचते ही रह जाते हो, मालूम पड़ा पूरा मैच ही खत्म हो गया, इतनी जल्दी वाला cricket आरसीबी है। सबसे ज्यादा साक्षी है इस बात हाँ, की। तो ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कैप्टनसी की बात करेंगे तो केन विलियमसन डेफिनेटली बहुत बड़े कप्तान है वो। हार्दिक पांड्या को तो अभी पहली बार कप्तानी करने का मौका मिला है, तो कैप्टनसी में वो है। पर जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जैसे सर ने बताया कि जो पेस बॉलर हैं वो दोनों टीमों के पास सेम है ऑलमोस्ट, पर जो सबसे बड़ा फ़र्क डालेगा वो डालेगा राशिद, क्योंकि हैदराबाद की बॉलिंग में स्पिनर का इतना अच्छा बॉल वाला नहीं है, उनके पास शायद है भी नहीं, तो उसके साथ प्रॉब्लम रहेगी। वाशिंगटन सुंदर है, है अगर वो आप मुझे अगर वो इंजरी Injured है। ठीक हो गई है तो खेलेंगे, पर वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितने राशिद है। तो जो सबसे मेन फर्क आएगा वो आएगा स्पिनर का, और वो है राशिद खान का। अदरवाइज टीम को लेकर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तो मैं अभी भी गुजरात को ऊपर करूंगा, क्योंकि आज अभी भी अगर आज मान लो ये विकेट पर अगर वानखेड़े में आप बहुत अच्छी जल्दी विकेट है, पत्ते खोल देते हैं सर, ये बात हाँ तो। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आज विकेट पर 180-90 रन गुजरात बनाती है तो फिर मुझे देखना होगा कि केन विलियमसन की टीम कैसे चेस करती है। तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा। वैसे सर उसी सर की बात से ही मेरा सवाल था कि अब तक हमने देखा कि टॉप ऑर्डर सनराइजर्स हैदराबाद का जबरदस्त काम कर रहा है। राहुल त्रिपाठी हो, अभिषेक शर्मा हो, केन विलियमसन हो, ये टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं एक जीत का आधार तैयार करके देते थे। लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर की और उसके बाद की परीक्षा अभी बाकी है। क्या आज वो समय आ गया, क्योंकि गेंदबाजी की कमान जो है वो आज बहुत बेहतर खिलाड़ियों के हाथ में रहने वाली है गुजरात की तरफ से? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर मैं 5 पिछले मैच को एनालाइज करूं तो जैसे संजय बोल रहे थे कि गुजरात टाइटन बेटर लगती है ऑन पेपर्स, अगर मैं देखूंगा और अगर मैं रिकॉर्ड उठाकर देखूंगा तो बैटिंग जो है वो सनराइजर हैदराबाद की ज्यादा बैलेंस दिख रही है एज कम्पेयर टू गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन में हमारे पास जैसे शुभमन गिल की बात करी, हार्दिक पांड्या की बात करी, टिवेटिया की बात करी, मनोहर की बात करी, इन 4 के बिना किसी को हमने देखा नहीं है कि कोई भी रन बना पा रहा है, और ना ही कोई ऐसे रिनॉन नाम है कि जो वहां जाकर बहुत अच्छा खेल पा रहे हो या कुछ कर पा रहे हो। और उसके अगेंस्ट हम सनराइजर हैदराबाद में बात करें तो सारी बैटिंग ऑर्डर में अगर आप टॉप देखोगे तो 6-7 बल्लेबाज जो है वो कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहे हैं, तो किसी न किसी के ऊपर। और मैं तो बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि किसी टीम के 2 बल्लेबाज जो हैं अगर वो अच्छे स्कोर बना देते हैं, या टॉप 4 बैट्समैन में से एक अगर पूरी नहीं खेल जाए, नहीं तो 15 ओवर तक खेल जाए, तो भी आप इतने रन बना देंगे कि बॉलिंग लाइनअप जो आप लोगों के पास है इन दोनों टीमों के पास में, वो किसी दूसरी टीम को आराम से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अगर आपके टॉप के बैट्समैन में से, जिस टीम के भी टॉप बैट्समैन में से पहले 3-4 में से 15 ओवर तक भी अगर एक बैट्समैन बैटिंग कर गया या वो उसने 20 ओवर तक कर लिया, तो डेफिनेटली वो इमर्ज होगी एज ए विनर इस मैच। दूसरा मैं ये बोल रहा था कि जो सर ने बात बोली बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। ये जितने भी जो गुजरात में है वो सब T20 के बैट्समैन हैं। मैं सर की बात को एग्री करता हूँ, पर अगर आप हैदराबाद की टीम में आएंगे तो सबसे पहले केन विलियमसन, वो टेस्ट मैच के बैट्समैन है। स्टेबल। हाँ, माकरम वो टेस्ट मैच वाले बैट्समैन है। मतलब आप देखिए कि जो ऊपर बड़ा क्रिकेट खेलता है ना, उसको आइडिया रहता है कि मुझे किस विकेट पर किस तरह से खेलना है, और वो इसीलिए विलियमसन उसको यूज़ करते हुए और अपना उस टीम ने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है वो इसीलिए दिखाया है। और ये परफॉर्मेंस दिखाने के पीछे अगर कोई एक किरदार और है खास इस टीम के लिए तो वो सर टी नटराजन है, जिसके लिए बात तो बनती है सर। इस खिलाड़ी ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और डेथ ओवर्स में तो ये खिलाड़ी महारत हासिल कर चुका है किसी भी बल्लेबाज को रोकने के। डेफिनेटली एक ऐसा अननोन बॉलर आईपीएल में आया पहले सीजन में ही जो यूएई में हुआ था, और उसमें उन्होंने अपना जौहर दिखाया, उसके बेस के ऊपर उनका सिलेक्शन जो है इंडियन 2020 में हुआ, उसी के बेस के ऊपर उनका सिलेक्शन ओडीए में हुआ, और अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए, और इंजर्ड होकर वो खेल नहीं पाए, और पिछला एक सीजन लगभग उन्होंने एज ए इंजरी पे बिताया। लगभग वो क्रिकेट से बाहर रहे और थोड़ा वेट भी अगर देखें तो पुट ऑन कर लिया। उस पर रिमार्केबल बॉलिंग मैं बोलूँगा वापस आने के बाद में, अभी जो उनकी पहले 6 ओवर में या डेथ ओवर में, क्योंकि वो शुरू में बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में करते हैं, डेथ ओवर में करते हैं, दोनों में इकोनॉमी जो है वो बहुत ही अच्छी है। और मैं कहूँगा यही एक रीज़न है कि जो अपोजिशन टीम है वो ज़्यादा रन नहीं बना पा रही है और सनराइजर हैदराबाद जो है उसको चेस कर पा रही है। इसी जगह अगर आपके पास इस तरह के बॉलर हो जिनको आप बिल्कुल खुले मन से मार सकते हैं, अपनी विश पे मार सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ मार सकते हैं, तो शायद ये जो 5 मैच लगातार चेजिंग उन्होंने जीते हैं वो इस तरह का स्कोर ना होता। बट ये तो देखिए, जब आप टीम अपोजिशन बनाते हैं तो आपकी थिंक टैंक, आपका कप्तान जो है उसका कितना दिमाग काम करता है, वो कैसा अपना कॉम्बिनेशन बनाता है, किन को सिलेक्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगा इस बार जो है सनराइजर हैदराबाद ने अपनी
होमवर्क बराबर किया हुआ है, टीम बराबर सेलेक्ट करी हुई है। पहले भी हमने कितनी बार बात करी कि वो पहले 3 बैट्समैन जो ऐसे रखते थे पहले कि टॉप हैवी बैटिंग लाइनअप उनकी रहती थी कि पहले 3-4 बैट्समैन इंटरनेशनल फेम के सबसे ऊपर बड़े बड़े वाले हम उठा के देखे, जॉनी बेस्टो उनके पास में थे, डेविड वार्नर उनके पास में थे, केन विलियमसन उस समय भी उनके साथ ही थे। तो पहले 3-4 बैट्समैन में आपके पास इतने बड़े प्लेयर अगर होंगे और वो फायर करेंगे तो आपकी टीम जीतेगी, और अगर वो मिस फायर करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा जैसे पिछली बार वो लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। पर सर मैं एक बात फिर बोलूँगा कि मैं आज अगर आज 180-90 रन गुजरात बनाती है तो और केन विलियमसन की टीम चेस करती है तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ हैदराबाद की टीम में दम है। और इसी बीच टॉस भी हो चुका है और टॉस जीता है गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने। सर टॉस जीत मुझे लिया लगता है बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग करना चाहिए। सर आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, जैसा सर ने बोला कि बैटिंग करना चाहिए। बाकी अब ये विकेट पिछले 5 मैचेस में लगातार स्ट्रेट बैटिंग फर्स्ट जो है, पर उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया है। तो गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, यानी अपने बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है, रन चेस करने में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। सर अब आप बता दीजिए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है टॉस के बाद? नहीं, देखिए अगर मैं इस विकेट पे जाऊंगा तो बैटिंग फर्स्ट एडवांटेज है। लगातार 5 मैच जो है बैटिंग फर्स्ट इस पे जीते, बट फिर भी मैं तो ऐसा समझता हूँ क्योंकि गुजरात टाइटंस जो है उनके पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक है और बैटिंग ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग नहीं है, मैं तो ऐसा बोलूंगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं सनराइजर हैदराबाद की बात करूंगा तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो चेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने उनकी स्ट्रेंथ से उनको बाहर ले आए हैं कि आप चेज नहीं करेंगे, आप टारगेट सेट करेंगे। जब आप टारगेट सेट करने के माइंडसेट से जाते हैं तो तब आपको पहले से ही ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी, पहले से ही प्लानिंग करना होगा, पहले से विकेट को असेस करना होगा कि विकेट कैसा खेलेगी, हम कैसे रन बनाएंगे। और जबकि वो कैप्टन जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उसके लिए ये बाद में देखना होगा कि उसके पास ये चीज रहेगी कि विकेट बिहेव कैसा कर रहा है, रन कैसे बने और हमारी इनिंग को हमको प्लान कैसे करना। सर फेवरेट टीम? मेरी फेवरेट टीम गुजरात ही रहेगी क्योंकि मैं उसकी जो बॉलिंग है वो बहुत मुझे जो पसंद है, मुझे उनकी जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं देखना चाहूँगा कि वो कम से कम हैदराबाद को आज कितने रन बनाती है। सर हैदराबाद का मुकाबला जब हुआ है आपने कभी हैदराबाद को पसंद नहीं किया? टी शर्ट भले आपने हैदराबाद की वो तो सर ने पहना दी। मैंने तो आज सोचा था कि लगातार 5 बार जीतने वाली टीम दे रहा हूँ आपको। सर ने कभी पर मैं अभी भी चॉइस में नहीं रखा। वो चॉइस में इसलिए नहीं है, वो आज के बाद मेरी सारी चॉइस बदल जाए। हम भी आंकड़े रखते हैं सर, इसी बिल्कुल बात सही बोल रहा हूँ, पर हो सकता है कि अगर आज जीते तो मेरा चॉइस बदलेगी। पर आपको ये देखना है कि आज वो कितना टारगेट देते हैं। आज ये देखना पड़ेगा कि बल्लेबाजी शुरुआती दौर में अच्छे गेंदबाजों के सामने क्या होती है। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट की माने तो गुजरात टीम को एज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए इसलिए हमें क्योंकि जो जीतेगा वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। तो ये टॉप की लड़ाई है, लेकिन हमारे लिए एक टॉप का मैच है जो कि गुजरात वर्सेस हैदराबाद के बीच में होने वाला है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डीजे न्यूज पर जारी है। हमारे साथ बने रहिए, इजाजत दीजिए, नमस्कार।